है कि संघर्ष का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही संभव है। हमारी सामूहिक कोशिश दोनों पक्षों को करीब लाने की होनी चाहिए। जबकि 6 महीने पहले ही दिसंबर 2024 में भारत ने गजा में युद्ध विराम की मांग वाले ऐसे ही प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया था, यानी मतदान किया था। मतलब 6 महीने में भारत की विदेश नीति इजराइल और अमेरिका के और ज्यादा दबाव में आती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने पहली बार इजराइल का साथ दिया है। पिछले 3 वर्षों में भारत ने इजराइल की आलोचना करने वाले 4 प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाई है, जिसमें अक्टूबर 2023 में युद्ध विराम और 2023-24 में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने ब्रिक्स और एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से अलग रुख अपनाया है। इन संगठनों के सभी देशों ने गजा के पक्ष में वोट किया है और भारत ने वोट देने से बचने के लिए गायब रहना स्वीकार किया, ज्यादा उचित समझा। मगर क्या इससे भारत उन सवालों को गायब कर पाएगा जो अभी वैश्विक स्तर पर उठ खड़े हुए हैं? खास बात यह है कि भारत का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब वो अगले सप्ताह फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा आयोजित फिलिस्तीन पर एक सम्मेलन में भागीदारी पर विचार कर रहा है। इधर मोदी कनाडा में G7 की बैठक में शामिल होने जाएंगे, जहां उनका सामना शायद डोनाल्ड ट्रंप से हो जाए। इस बात के चर्चे तेज हैं कि क्या मोदी ट्रंप से पूछ पाएंगे कि आपने किस हक से 13 बार सीज फायर का ऐलान किया है, और इतना ही शांति दूत बनने का अगर आपको शौक है तो क्यों ईरान पर हमला करने वाले इजराइल से कुछ नहीं कहते? अब तो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है और इस युद्ध को रोका नहीं गया तो बड़ी तबाही मचेगी, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस सब इजराइल के साथ हैं और वहीं चीन ईरान के साथ आ गया है और रूस भी मीडिएटर की भूमिका में आने की बात कर रहा है। पहले का दौर होता तो भारत इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकता था, लेकिन अब हमारे देश के नेतृत्व की कूटनीतिक क्षमता पर सवाल खड़े हो चुके हैं। यानी मोदी के लिए प्रवासी भारतीय मोदी मोदी के नारे लगाएं, जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, जब नरेंद्र मोदी वहां जाएं तो मोदी मोदी के नारे लगे। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि दुनिया उनकी तरफ किसी समाधान के लिए नहीं देख रही है। दरअसल यह अकेले मोदी का मसला नहीं है दोस्तों, इसमें भारत की साख पर भी सवाल उठते हैं, इसीलिए ज्यादा बुरा लगता है। गजा में मतदान से गायब रहने पर प्रियंका गांधी ने, वायनाड से सांसद हैं, प्रियंका गांधी ने लिखा है कि यह शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। 60,000 लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है और हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। यह हमारी उपनिवेशवाद विरोधी विरासत का दुखद उलटफेर है और यहां से जो है वो कई सवाल खड़े करता है कि आखिर भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत की कूटनीति यानी जो विदेश नीति है खासकर, वो किस दिशा में जा रही है और इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कहां खड़ी है आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार। ये सवाल यहां हर भारतीय पूछेगा आने वाले वक्त में। लेकिन इससे जरा बाहर निकलते हैं और आते हैं इधर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एयर इंडिया का विमान हादसा जो हुआ है 2 दिन पहले यानी 12 तारीख को, उस पे आते हैं। उस पर भी सवालों के घेरे में नरेंद्र मोदी की सरकार है। विमान का जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है, जिसके बाद अब पता चलेगा कि असल में जिस कारण से विमान उड़ ही नहीं पाया उसका मुख्य वजह उसकी क्या है। आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें मंत्री रामा मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले 2 दिन बहुत कठिन रहे हैं, खासकर मंत्रालय और बाकी सभी के लिए। अहमदाबाद में हुई घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैंने भी अपने पिता को सड़क दुर्घटना में खोया है, इसीलिए कुछ हद तक मैं परिवार के सदस्यों के दर्द और पीड़ा को समझ सकता हूं। तो नायडू का जो दर्द है वो वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं, जिस पद को वो संभाल रहे हैं, वहां उनसे यही उम्मीद की जाती है कि आपके साथ ऐसा कुछ ना भी हुआ हो, इसका भी आप ख्याल रखें। आपको शायद याद होगा दोस्तों कि
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किसी लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में कहा था कि मेरी भी बेटी है, मैं दर्द समझ सकता हूं। तब वहां के लोगों ने उनसे सवाल किए थे, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से, कि आपकी बेटी अगर नहीं होती तब भी आपको जनता का दर्द समझना ही चाहिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। और यही बात यहां लागू होती है नायडू साहब के ऊपर, क्योंकि वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, और उनके पिता दुर्घटना में मरे या ना मरे, लेकिन उनका काम क्या होता है? क्या वो दुख दर्द को तभी समझ पाएंगे जब उनके पिता दुर्घटना में मरेंगे या उनका कोई परिजन मरेगा तब? खैर, भारत में अब ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहां तो बड़े मुद्दों पर भी सवाल करने से रोका जाता है। तब ऐसी टीका टिप्पणियों का क्या अर्थ? खैर, आज की ब्रीफिंग में जहां ये मंत्री महोदय थे, इसी मंत्रालय ने बताया है कि बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। उड़ान के 30 सेकंड के भीतर विमान ने केवल 650 फीट की ऊंचाई हासिल की और फिर तेजी से ऊंचाई खोने लगा। पायलट ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे कॉल यानी आपातकालीन संदेश जारी किया, लेकिन 1:39 यानी 1:39 बजे हवाई यातायात नियंत्रण, जो ATS जिसको कहते हैं, उससे संपर्क टूट गया। इसके ठीक 1 मिनट बाद विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र में BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के आवासीय परिसर से टकरा गया। टक्कर के बाद विमान में आग लग गई। ये ऐसी बातें हैं दोस्तों जिसे अब तक हम सब रट चुके हैं। आपको याद हो गई है ये बातें, यानी दुर्घटना वाले दिन क्या हुआ ये तो पहले से सबको पता है। परसों से यही बात चल रही है कि कितने बजे विमान उड़ा, उसके विजुअल्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन कैसे हुआ ये घटना, कैसे हुई, क्यों हुई ये घटना, इसकी जानकारी आज भी मंत्रालय नहीं दे पाया। इस प्रेस ब्रीफिंग में मंत्री इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर हादसे की मुख्य वजह क्या थी, जबकि यही फ्लाइट पेरिस से सकुशल वापस लौटी थी। यही फ्लाइट पेरिस से आई और इसके बाद दिल्ली से अहमदाबाद, और इसमें कोई समस्या नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अहमदाबाद में उड़ने के 1 मिनट बाद यह हादसा हो गया? हालांकि एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि इंजन फेल होना ही इस हादसे की वजह बना होगा, लेकिन इस संबंध में, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अब बोइंग ड्रीमलाइनर के रखरखाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में मंत्री नायडू ने कहा है कि भारत में 34 ड्रीम लाइनर में से 8 का निरीक्षण पहले ही हो चुका है, बाकी का भी किया जा रहा है। मतलब 26 विमान अभी किस हाल में हैं, उनका रखरखाव ठीक है या नहीं है, यह सरकार नहीं बता पा रही है। वैसे सरकार भी क्या करे जब उसके पास इन कामों के लिए लोग ही नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि DGCA में 53% से भी ज्यादा, यानी 53% से अधिक पद खाली हैं। DGCA में 1692 स्वीकृत पदों में से 814 पद खाली हैं, मतलब 53%। वहीं BCS यानी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसमें 598 स्वीकृत पदों में से 224 पद खाली हैं। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 25,730 स्वीकृत पदों में से 9,502 पद खाली हैं, यानी वैकेंसी ही वैकेंसी है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि DGCA और अन्य विमानन प्राधिकरणों में मानव संसाधन की अपार कमी है, गंभीर समस्या है। और इन पदों को भरे बिना क्या भविष्य में सुरक्षित उड़ानों की गारंटी मोदी दे सकते हैं? अगर ऐसा है तो वाकई मोदी नॉन बायोलॉजिकल होंगे, और मोदी है तो मुमकिन है कहने में कोई हर्ज नहीं होगा उनके लोगों को, जो उनके भक्तगण हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसीलिए अब सरकार को आनाकानी करने की जगह सीधे समस्या को पहचानना और उसे हल करने में अपनी गलती को मानना और उस गलती को दूर करना, यह सब करना ही होगा। वरना देश के लोग कब तक आपदाएं सहते रहेंगे, बेमौत मरते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या देश के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी? ईरान और इजराइल संघर्ष और विमान हादसा और इन सब के बीच कहां खड़ी है आखिर मोदी सरकार?
बहुत सारे सवाल, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमनिंदु उपाध्याय जी, प्रोफेसर रविकांत जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। पहले आता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, फिर आता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। थोड़ा टेक्निकल बातें करेंगे, लेकिन पहले आपसे पूरी सियासी बातें आपसे समझना चाहता हूं। एक तरफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत, 159 देश वहां थे, लेकिन 19 देशों की सूची में 159 ने 149 ने 149 कंट्रीज ने मतदान किया। पक्ष में किया नहीं, पक्ष में किया वो सेकेंडरी है, लेकिन मतदान कर रहे हैं गजा में तुरंत युद्ध विराम हो, इसके लिए। भारत उससे बाहर हो गया। भारत उन 19 देशों में, 19 देशों में शामिल है जिसने मतदान नहीं किया। कहां से आपको पाकिस्तान के साथ अगर कोई संघर्ष है उसमें आपको किसी का साथ मिलेगा, जब आप युद्ध विराम के लिए किसी और देश के साथ नहीं हैं तो? और उसके बाद फिर अपने देश में जो हो रहा है, उसके बाद आप कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। क्या यह सब्र की परीक्षा नहीं है तो और क्या है? कहां खड़ी है आखिर हमारी सरकार? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, सरकार तो मुझे लगता है कि जहां 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने छोड़ी थी, उसके काफी पीछे जा चुकी है। खास करके विदेश नीति के मोर्चे पर, आर्थिक नीति के मोर्चे पर और देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो भी बुरी तरीके से बिखरा है। सामाजिक जो दूरियां हैं उसकी खाई बढ़ी हुई है, और यही वजह है कि जब देश पर कोई भी संकट आया उस समय देश अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान जैसे देश के साथ घोषित तौर पर कई देश जाकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन भारत को न तो अमेरिका का समर्थन मिलता है, जिन ट्रंप के लिए मोदी जी ने नारे लगाए थे। अमेरिका में आपकी बात ट्रंप सरकार, गुजरात में लाकर के हाउडू मोदी किया था, वहां से भी कोई समर्थन नहीं मिला। इसके अलावा इजराइल ने बहुत बाद में किया, और इजराइल जिस तरह का देश है हम लोग जानते हैं कि उसकी दुनिया के लोकतांत्रिक पटल पर आवाज कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो हम सब जानते हैं। और एक ले दे करके आपका अफगानिस्तान, उसकी भी स्थिति हम लोगों को मालूम है। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने उस घटना से भी कुछ नहीं सीखा। एक होता है कि चलिए भाई गलती होती है, लेकिन यहां तो ब्लंडर हो रहा है और उसके बाद भी कोई सीखने की कोशिश नहीं है। तो जो नरेंद्र मोदी और उनकी भक्त मंडली बार बार ये देश के भीतर प्रचारित करती है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, लेकिन एक भी शिष्य पैदा नहीं हुआ, एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो काहे के विश्व गुरु है? और जब ऐसे मौके पर जहां वोटिंग हो रही थी वहां छोड़ देना, क्विट कर जाना, ये किस बात को साबित करता है? आप खुल करके ना इजराइल के साथ खड़े हुए, हो जाते ना आप, एक पक्ष आपका हो जाता है। हालांकि ईरान लंबे समय तक भारत का बहुत सहयोगी देश रहा है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की मियाद पर ईरान का सहयोग भारत ने किया और ईरान ने भारत का सहयोग किया, और सरकारें भले ही बदल गई हों लेकिन फिर भी वो संबंध बरकरार रहे जी। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ना ईरान का समर्थन कर पाए और क्विट कर गए, माने भारत सरकार क्विट कर गई। ये इस बात को दिखाता है कि आप बहुत असमंजस में हैं और भारत की कोई बहुत स्पष्ट विदेश नीति नहीं है। आप हिंसा और युद्ध के साथ खड़े हैं या उसके विरोध में खड़े? जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, युद्ध में क्या होता है? चारों तरफ बर्बादी, लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं गाजा में, या जो कल ईरान ने अटैक किया। युद्ध किसी भी देश पर हो, अंततः वो बर्बादी की तरफ ले जाता है। इसीलिए गांधी जैसा व्यक्तित्व भारत में पैदा हुआ और
आइंस्टाइन से लेकर के बड़े बड़े दुनिया के लोगों ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति हाड़ मास का जो आश्चर्य है, अपने आप में अजूबा है, जो शांति की बात करता है, जो सौहार्द की बात करता है, और पूरे दुनिया में जिसने शांति का, और वो भी दो विश्व युद्ध के बीच में गांधी जी की यात्रा चल रही है, भारत का स्वाधीनता आंदोलन और आजादी, लेकिन फिर भी गांधी अडिग रहे अहिंसा पर। लेकिन आप दुर्योग देखिए कि उन्हीं गांधी की हत्या की गई हिंसा के जरिए करने वाले कौन? वही हिंदुत्ववादी गॉडसे जो कभी सावरकर का चेला था। सावरकर भी आरोपी थे, और उसी विरासत से ये बीजेपी और आरएसएस निकल करके आती है। तो आपके ऊपर तो पूरी तरीके से टैग लगा हुआ है कि आप हिंसा के विरोधी नहीं हैं, और मोदी ने कभी उस तरह का मैसेज भी नहीं दिया जी। लेकिन सवाल यह है कि भारत की जो इमेज 70 साल में बनी थी, वो इमेज आपने खत्म कर दी। ये जो निर्णय है भारत सरकार का, ये अंततः भारत के उस पूरे डिग्निटी को प्रभावित करता है, भारत की अस्मिता को प्रभावित करता है, भारत की जो अस्तित्व, जो उसकी अस्मिता है, उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो भक्त मंडली है अभी उसको नहीं समझ में आएगा। वो तो अभी यही बोलेंगे मोदी जी ने जो किया है वो ठीक ही किया होगा, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल इतना कमजोर है तो कभी समझ ही नहीं पाते। देखिए 56 इंच की छाती से बहुत नहीं होता है। एक तो उसमें दिल भी होना चाहिए और एक मस्तिष्क भी होना चाहिए कि आपको डिसीजन क्या लेना है, किसके साथ खड़ा होना है। तो 56 इंच की छाती से काम नहीं चलता है, एक पैने मस्तिष्क से काम चलता है देश की इज्जत सम्मान बरकरार रखने के लिए। और ऑब्वियस है कि इसका निर्णय सुप्रीम स्तर पर होता है, प्रधानमंत्री लेवल पर होता है, कैबिनेट लेवल पर होता है। और अगर जो आज निर्णय लिया गया है ये भारत के उस पूरे डिग्निटी को कमजोर करता है। हालांकि सरकारें आती जाती हैं, भारत फिर से वहां खड़ा होगा, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश का मान बहुत घटाया है। और इधर देश के भीतर जो हो रहा है उसको भी अगर आप देख लें एक नजर, अभी अभी एक खबर हमने पढ़ी कि विमान हादसे में जो हुआ वो तो सबको पता है, आप भी जिक्र कर रहे थे। गिरफ्तारी किसकी हो रही है? एक 17 साल के लड़के की, जिसने वो वीडियो शूट किया था अपने गांव में लोगों को दिखाने के लिए कि हम दिखाएंगे कि कैसे हवाई जहाज उड़ता है, कैसे लैंड करता है। उसको साहब अहमदाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या उससे पूछताछ हो रही होगी? लेकिन टाटा का कोई अधिकारी जिम्मेदार अभी तक नहीं हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं हुआ है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में कोई जिम्मेदार नहीं हुआ है, होम मिनिस्टर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। कम से कम एक राजकीय शोक भी हो सकता था, वो भी नहीं। तो 300 के करीब लोग मर जाते हैं, और संवेदना के नाम पर, शोक के नाम पर क्या दिया गया है जी। ये बड़ी संवेदना का और संवेदनशीलता का वक्त है। ये मनुष्यता की गहरी परीक्षा का समय है। लेकिन यहां राजनीति जिस पर होती है, विभाजन पर, नफरत पर, हिंसा पर, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो राजनीति चाहे अंदर की हो या बाहर की, नरेंद्र मोदी ने जहां पर, आरएसएस बीजेपी ने जहां पर लाकर के खड़ा कर दिया है, वहां से एक लंबा सफर तय करना होगा आने वाली सरकारों को जी, कि वो भारत की डिग्निटी को फिर से मेंटेन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भारत की डिग्निटी को फिर से मेंटेन करने की कोशिश, और इसके लिए एक लंबा सफर तय करना होगा भारत सरकार को। और सरकारें जिसकी भी हो, सरकार जिसकी भी हो, उस पर कोई भी आकर बैठे उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन सवाल यही उठता है कि भारत की डिग्निटी मेंटेन हो रही है क्या? आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, जरा समझना चाहता हूं कि एक तरफ यूएन में जब वोटिंग की बारी आती है तो आप उन 19 देशों में शामिल हो जाते हैं जहां आपको गजा की चिंता नहीं दिखाई देती, आप वहां से बाहर हो जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
आप विश्व बिरादरी से फिर किस ढंग से मुंह दिखाएंगे? आप ईरान के साथ हैं कि नहीं हैं? आप इजराइल के साथ हैं कि नहीं हैं? या आप इन दोनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। ईरान के साथ हमारा एक कूटनीतिक संबंध रहा है, बहुत पुराना संबंध रहा है, आज का नहीं, सदियों पुराना। और उसके बाद एक ऐसे ही संबंध हमारा रूस के साथ भी रहा, आजादी के बाद तो बहुत ही प्रगाढ़ संबंध रहा है। लेकिन रूस और ईरान और इजराइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात यूनाइटेड नेशन में भारत के रुख की कर रहा हूं, और बात इधर फिर आते हैं हम तो हिंदुस्तान में जो चल रहा है इसकी कर रहा हूं। दो अलग अलग मुद्दे, दोनों बहुत गंभीर। एक एक कर जरा इन सब पे बात करें हम जल्दी जल्दी। जरा पहले जहां से भी आप शुरू करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन से अगर शुरू करें तो वहां से खुद को खींचना, अपने आप को इजराइल के साथ बताना, इसके क्या मायने हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि इजराइल के साथ हमारे जो रक्षा सौदे जो हैं वो, और उसके अलावा इजराइल और अमेरिका आज एक दूसरे के साथी बने हुए हैं इसलिए, और हम भी अमेरिका के क्लब में रहना चाहते हैं इसलिए, या कुछ और है यहां पे? डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर इस कदर विफल हो चुकी है कि अब हर बीतते हुए दिन के साथ भारत लगातार अलग थलग पड़ता जा रहा है। आपने यूएन में फिलिस्तीन के मुद्दे से बात शुरू की थी, मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1938 में महात्मा गांधी अपने अखबार हरिजन में एक आलेख लिखते हैं फिलिस्तीन के मुद्दे पर। ईसाइयत के अछूत यहूदी करके उनका वो संपादकीय आलेख था। गांधी जी ये मानते हैं कि यहूदियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। यूरोप में उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था उसके साथ भी वे खड़े थे, लेकिन महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से अपने आलेख में लिखा था, इसके बावजूद यहूदियों को इस तरह अरबों की जमीन पर बसाना उचित नहीं है, ये अमानवीय है। और उनका बहुत प्रसिद्ध कथन है कि फिलिस्तीन उसी तरह अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यानी हमारे देश की रीति नीति परंपरागत रूप से आजादी से भी पहले गांधी के रूप में भी फिलिस्तीन के पक्षधरता की थी, फिलिस्तीन की पक्षधरता की थी। आजाद भारत में भी भारत और भारत की विदेश नीति हमेशा फिलिस्तीनियों के हक में खड़े रहने की रही जी। जब फिलिस्तीन में संघर्ष चल रहा था, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन अपनी आजादी की लड़ाई, अपने देश की, अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, तो भारत पहला गैर अरब देश था जिसने 1974 में पीएलओ को मान्यता दी थी, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी थी। उससे पहले अरब देशों ने मान्यता दे दी थी। उसके बाद 1983 में भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ। यासिर अराफात को एक राष्ट्राध्यक्ष जैसे दर्जे पर आमंत्रित किया गया और उनका उसी तरह सत्कार हुआ जैसे बाकी के देशों के मुखियाओं का हुआ। उसके बाद भारत 1988 में पहला देश था जिसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इस बीच में एक बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। यह जानकारी बहुत अहम है राजीव, क्योंकि आज की तारीख में मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर स्टैंड विद इजराइल का नारा लगाते हुए जुलूस निकाल रहे हैं। इन सब महानुभावों को यह बताना जरूरी है कि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, चुनाव जीतने के बाद मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। दिल्ली में एक बड़ी आम सभा हुई। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने एक भाषण दिया था। यद्यपि तब वे विदेश मंत्री नहीं बने थे, मैंने भी अभी ट्वीट किया तो उसमें करेक्शन भी बाद में एक विद्वान ने कराया जी। लेकिन सरकार बन चुकी थी जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन रहे थे।
उस विशाल आम सभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि अब लोगों को लग रहा है कि जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो भारत सरकार का स्टैंड बदल तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि हमारी जनता पार्टी की सरकार का स्टैंड वही है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, उन्हें मिलना ही चाहिए, उनका घर है, उनकी धरती है। यद्यपि बाद में जनता पार्टी की सरकार में ही इजराइल के नेता मोशे दायान गोपनीय रूप से भारत आए थे। वो पहली ऐसी किसी इजरायली नेता की यात्रा थी जिसने भारत की यात्रा की हो। यद्यपि वो गोपनीय यात्रा थी, बाद में उसका खुलासा हो गया। अब हम आते हैं इस मोदी युग में। नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं तो वहां का सबसे बड़ा सम्मान हासिल कर लेते हैं, फिलिस्तीन जाते हैं तो वहां का भी सबसे बड़ा सम्मान हासिल कर लेते हैं, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान उन्हें मिलता है। अभी दिसंबर 2024 में इसी संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान करते हैं हमारी सरकार, और अब एब्सटेन कर जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं। यानी मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, उनका विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर, जो खुद भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, वे ये तय ही नहीं कर पा रहे वे किसके साथ खड़े हो। वे ये तय ही नहीं कर पा रहे कि इस वक्त फिलिस्तीन में 2 साल से गजा पट्टी में जिस तरह से मानवता पीड़ित है, इजराइल जिस तरह से 65,000 लोगों की हत्या अब तक कर चुका है, वहां भारत को किसके पक्ष में खड़े रहना है उसको सूझ ही नहीं रहा। यही वजह है कि जिस वक्त हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक मंच पर दुनिया के दूसरे देशों का समर्थन चाहिए था, वो समर्थन हमें नहीं मिला। जी, सांसदों के प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर का दौरा करके चले आए, लेकिन क्या हासिल हुआ? निशिकांत दुबे जैसे सांसद विदेश में रहकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें और वहीं बैठकर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक को कोस हैं। ये सारी विफलताएं इस वक्त देश के खाते में जुड़ गई हैं। तो अब संयुक्त राष्ट्र में सरकार क्या करेगी आगे चलकर फिलिस्तीन के मुद्दे पर? इजराइल और ईरान के संघर्ष के समय हम कहां खड़े होंगे, दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। लेकिन लगातार इस तरह की असमंजस भरी विदेश नीति अंततः देश को नुकसान पहुंचाती है। दूसरे चरण में राजीव जी, आप जो आंतरिक विषय है विमान दुर्घटना, बिल्कुल, और मैं इसमें अभी से जोड़ देना चाहता हूं कि विमान दुर्घटना में जिस तरह भोंपू मीडिया आतंकवादी साजिश ढूंढने लगा है, उस पर राजीव जी जरूर हम लोग चर्चा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे और ये यहां समझने की कोशिश करेंगे कि सेकंड फेज में जैसे आते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनली एक विमान हादसा जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई और उसमें भी कुछ और साजिशें, कुछ और सियासत, आखिर क्यों? लेकिन उससे पहले आना चाहता हूं आपके पास भी अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझूं कि ये भारत की जो विदेश नीति है आपको कहां दिखाई दे रही है आज की तारीख में, जबकि मिडिल ईस्ट और उसमें भी आप देख लीजिए इजराइल गजा के साथ, हमास के साथ, जो भी कह लें, यानी फिलिस्तीन के साथ इजराइल लड़ रहा है। इजराइल हमला कर देता है ईरान पे, ईरान फिर जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ये लगातार कल से जारी है। तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट की बात हो रही है। 2 ध्रुव में बढ़ती हुई दुनिया दिखाई दे रही है और इन सब के बीच हमारा देश कहां खड़ा है, हमारी सरकार कहां खड़ी है, हमारे प्रधानमंत्री कहां खड़े हैं? आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 दिनों की यात्रा, विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। कल से नरेंद्र मोदी 5 दिनों की विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, जिसमें वो साइप्रस जाएंगे, क्रोएशिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, कनाडा G7 में जाएंगे, उसके अलावा इन दोनों देशों के बीच के पास जाएंगे। खैर, लेकिन आपसे कहां खड़े हैं हम? राजीव जी, हम लोग तो ठीक जगह खड़े हैं, सरकार ठीक जगह नहीं खड़ी है। सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहा हूं जी। मोदी जी जो है वो ठीक जगह नहीं खड़े हैं और मोदी जी को जो है ठीक जगह खड़े होना चाहिए। राजीव जी, आपको याद होगा कि 2016 के मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था और तब बड़े गुणगान गाए गए थे कि साहब ये 15 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का द्विपक्षीय दौरा था।
और यहाँ ये भी बताना जरूरी है राजीव जी कि पंडित नेहरू से लेकर और मोदी जी तक जो है 7 प्रधानमंत्री भारत के वो ईरान का दौरा कर चुके हैं और ईरान से हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। और ईरान पर जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए उससे पहले भारत को तेल आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश जो था वो ईरान था और प्रतिबंधों के बाद ईरान से तेल लेना भारत ने बंद कर दिया था। उसके बाद भी जो थी वो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वहाँ के सर्वोच्च लीडर कहे जाते हैं अयतुल्लाह खोमैनी, वो जो विदेशी आते हैं राजनयिक या जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनसे बहुत कम मिलते हैं और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई और उस समय बड़े ढोल पीटे गए थे कि साहब देखिए बड़ा सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को मिला है। और जैसे कि प्रधानमंत्री की आदत है सबके जाके गले पड़ जाते हैं, यानी वहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा में आप इजराइल के साथ खड़े हुए मिलते हैं, फिर आप जो है वो फिलिस्तीन को भी गले लगाते हैं, फिर आप जो है वो खोमैनी को भी गले लगाते हैं, आप पुतिन से मिलकर आते हैं वहां और उसके बाद फिर आप जाके जेलेंस्की से मिलकर चले आते हैं, जेलेंस्की की पीठ पर भी हाथ रखकर चले आते हैं। तो राजीव जी असल में प्रधानमंत्री को ना तो विदेश नीति का मुझे लगता है कोई ज्ञान है और ये कहना सुब्रमण्यम स्वामी का भी है, और ना प्रधानमंत्री जानते हैं कूटनीति क्या है। सिर्फ दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के गले पड़ने से ना तो प्रधानमंत्री के निजी रिश्ते जो है वो बनते हैं और ना भारत का कुछ भला होता है। अब प्रधानमंत्री गले पड़ते रहे डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ना ना तो प्रधानमंत्री के काम में आ रहा है ना भारत के काम में आ रहा है। प्रधानमंत्री के काम में इसलिए नहीं आ रहा है कि 13 बार जो है मतलब कल फिर कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री पर फिर से हमला कर दिया है कि भाई मैंने जो था वो सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच, 13वीं बार फिर कह दिया है। तो ये राजीव जी दूसरी बात फिलिस्तीन को लेकर है और ये जिस तरीके से गायब हुआ है वहां से भारत उस मतदान से, तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। यानी कि हमारी विदेश नीति जो है वो अलग हो रही है और नेतन्याहू जो है वो नरेंद्र मोदी को फोन करते हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो ट्वीट करके जानकारी भी देते हैं कि नेतन्याहू ने उनको फोन किया। तो भाई रास्ता चुन लो, अगर इजराइल के साथ ही खड़े होना है तो खड़े होइए इजराइल के साथ, किसने रोका है? हम थोड़ी रोक रहे हैं भैया, आप सरकार में आपको अपनी नीति तय करनी है तो तय कर लीजिए, आपको इजराइल के साथ खड़े होना बिल्कुल खड़े हो जाइए। लेकिन ये चूचू का मुरब्बा बनना जो है अब ये नहीं चल पाएगा, ना घरेलू मोर्चे पर ना विदेशी मोर्चे पर। तो अब स्पष्ट तरीके से लाइन तय करनी पड़ेगी कि आप फेंस के किस तरफ खड़े हुए हैं, क्योंकि आपने देश के अंदर भी राजीव जी यही परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि या तो आप मोदी विरोधी हैं या आप मोदी के समर्थक हैं, यानी बीच का कोई रास्ता मोदी जी ने छोड़ा ही नहीं है कि उनसे कोई आदमी कायदे की बात भी कर सके। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना पड़ेगा कि आप ईरान के साथ हैं या इजराइल के साथ हैं। यहाँ राजीव जी महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल जो है वो हमलावर है और वो तमाम मुल्कों पर हमले कर रहा है। यानी उसने गजा पे हमला किया, उसने लेबनान पे हमला किया, उसने यमन पर हमला किया, उसने ईरान पर हमला किया। सारी दुनिया में मानवता का हत्यारा जो है वो इजराइल बन चुका है, पूरी दुनिया में उसकी भर्त्सना हो रही है। सिर्फ जो बड़े अमेरिकी देश है वो उसके समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले राजीव जी जो रिपब्लिक ऑफ ईरान है उसने साफ घोषणा की है कि इंतजार कीजिए, अगले कुछ घंटे ब्रेकिंग न्यूज पर खबर रखिए, कुछ बड़ा होने वाला है। तो यानी ईरान की तरफ से हमला राजीव जी और बड़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना रुख मुझे लगता है स्पष्ट कर लेना चाहिए कि आप ईरान के पाले में खड़े हैं या इजराइल के पाले में खड़े, और नहीं अगर नहीं खड़े किसी के पाले में तो फिर साफ कहिए भाई हम कुछ निरपेक्ष हैं, हम किसी की लड़ाई में नहीं है और शांति होनी चाहिए। तो फिर आप उस तरीके से काम करते हुए दिखाई भी देने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जाकर नेतन्याहू के गले लग जाए और फिर आप कहें कि हम तो साहब कहीं भी नहीं खड़े हुए। तो ये मुझे लगता है नहीं चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़ गए हैं। गर्ग साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं, समझना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले चलें हम इजराइल, ईरान और उसके अलावा UNGA, जहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत वहां मतदान से खुद को दूर कर लिया। और यहाँ से हम लोग पिछली बार भी आपके साथ जब चर्चा कर रहे थे भारत की विदेश नीति पर, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में एक बार फिर, जबकि ईरान और जो अभी अमलिंदु जी कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए ब्रेकिंग न्यूज का, कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होगा? वही जो हो रहा है उसको और ज़्यादा बड़ा किया जाएगा, कुछ और विस्फोट होगा, दोनों साइड से हो सकता है, दुनिया तबाह होगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच जब शांति के लिए कोई आगे आना चाहिए जिन लोगों को, रूस ने भी कहा है कि दोनों देशों के बीच हम मेडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए हम तैयार हैं। भारत को आप कहां पाते हैं और भारत यूनाइटेड नेशन में और खासकर गजा वाले मामले में खुद को क्यों पीछे खींच लिया होगा? थोड़ा आपका अनुमान, थोड़ा विश्लेषण। देखिए, मैं थोड़ा अनुमान बता सकता हूं
और थोड़ा विश्लेषण कोशिश करता हूं बताने की। जी। हमारे अमलेंदु जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि कहाँ खड़े हैं, तो प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि वो खुद कहाँ किस जमीन पर खड़े हुए हैं, तो वो क्या बताएंगे कि देश कहाँ खड़ा है। प्रधानमंत्री या तो हवा में उड़ते रहते हैं या कहाँ रहते हैं पता नहीं है। मैं अपना अनुमान बता रहा हूं पहले राजीव जी, उसके बाद विश्लेषण बताऊंगा। ये प्रस्ताव शंघाई कोऑपरेशन संगठन की तरफ से आया था और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव नहीं था या सिक्योरिटी काउंसिल का प्रस्ताव नहीं था। शंघाई कोऑपरेशन संगठन में जो देश हैं उनमें चीन है, ईरान है, ईरान भी है मतलब, जो पाकिस्तान है, रशिया है जो मुख्य रूप से जो संगठन के सदस्य हैं, बाकी तो उज्बेकिस्तान है, बेलारूस है, तजाकिस्तान है जी। किर्गिस्तान है, ये तमाम देश हैं। और जो मुख्य देश हैं जो जिनको हम विचार में ले सकते हैं, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, पाकिस्तान है और ईरान है। अब मैं पहले अनुमान की ही बात कर रहा हूं। हम अभी ऑपरेशन सिंदूर की आग से निकले हैं और उसमें हमने देखा कि किस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया हमारे खिलाफ। चीन इसमें एक पार्टिसिपेंट है इस प्रस्ताव में। ईरान खुद एक जो अफेक्टेड पार्टी है वो भी प्रस्ताव में शामिल है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा संघर्ष हुआ, हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ आतंकवाद को लेकर। और रशिया ने भारत का साथ नहीं दिया मित्र देश होने के बावजूद। ये मेरा एक अनुमान है कि ये तमाम जो डेटरेंट कहते हैं, जिसको कि इसके पक्ष में, प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होने से क्या फायदा होता और क्या नुकसान होता। तो नुकसान में यह है कि इजराइल आपको लगातार ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज को लेकर। आप दबे हुए हैं इजराइल से बहुत सारी चीजों को लेकर। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान के मामले में भारत का साथ नहीं देता, पर गजा के मामले में वो इजराइल का साथ देता है। यूरोप के जो देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐसा देश जिसकी कोई विदेश नीति नहीं है और पूरी की पूरी विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी हो, वो उसके सामने निहायत बहुत बड़ा संकट है कि उसके सामने अगर वो प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होता तो क्या फायदे थे, नुकसान थे, और अगर विरोध करता तो क्या फायदे नुकसान थे, और एब्स्टेंड रहने में उसको क्या फायदे नुकसान हुए हैं। ये मैंने जो अपना अनुमान और विश्लेषण है वो आपके सामने पेश किया। प्रियंका गांधी जो बात कर रही हैं वो एक मानवीय धरातल पर बात कर रही हैं। 60,000 लोग मारे गए हैं, लाखों लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। अभी जो थेटा थनबर्ग के नेतृत्व में जो राहत सामग्री लेकर गए थे, उनके साथ इजराइल ने किस तरह का सलूक किया, और इजराइल गजा पर अपने हमले लगातार बढ़ा रहा है। तो गजा एक बहुत ही मानवीय त्रासदी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। शंघाई कोऑपरेशन संगठन के प्रस्ताव पर जो
फॉरेन मिनिस्ट्री ने सफाई दी है, क्लेरिफिकेशन दिया है कि उन्होंने ईरान से भी बात की है और तमाम लोगों से बात की है। अब वो बहुत गले नहीं उतरती है, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी थी भारत के सामने कि वो, जैसा अमलेंदु जी ने कहा है, कि वो भारत बताता कि वो कहाँ है, पर भारत बता नहीं सकता। वो मोदी जी नहीं बता सकते। मोदी जी में वो हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी मामले में बता सकें कि किसके साथ हैं। मोदी जी को विश्व गुरु बनना है, और विश्व गुरु बनने की पहली शर्त यह है कि आप सबको साथ लेकर चलिए। मतलब अगर ट्रंप डांट रहे हैं तो उनकी डांट भी सुनिए, और चीन अगर पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो आप चीन की आलोचना मत कीजिए, बिल्कुल मत। चीन के बारे में आपने सुना होगा कि एक भी शब्द मोदी जी ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नहीं कहा। ट्रंप ने 12-13 बार सीज फायर को लेकर कहा, एक बार भी जुबान नहीं खुली कि हम इसका विरोध करते हैं। भारत की कोई विदेश नीति नहीं है राजीव जी, और भारत का कोई विदेश मंत्री नहीं है। भारत के पास कोई मंत्री ही नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कोई मंत्री नहीं है। देश को पहली बार पता चला कि कोई एविएशन मंत्री भी है, जो टीडीपी के कोटे में जिसको दिया गया है। आप उनके बायोडेटा पढ़िए तो आपको पता चलेगा, रामा मोहन जी के, नायडू जी के, कि उनकी प्रतिभा क्या है, एविएशन में उन्होंने क्या काम किया है। तो हम एक बहुत बड़े संकट में मोदी जी के नेतृत्व में देश जा रहा है, और इसमें केवल विदेश नीति ही असफल नहीं हो रही है, देश का प्रधानमंत्री असफल हो रहा है। देश की को चिंता ये करनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके पद पर रहने के योग्य कितने हैं या नहीं है, यह देश किस तरह से चल रहा है। ये जो दुर्घटना हुई है ये बहुत भयानक है, और किसी भी संवेदनशील सरकार का कोई प्रधानमंत्री होता तो वो कहता कि मैं 5 दिन के लिए देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर जाना ही है, बहुत ज़रूरी है, कनाडा से संबंध सुधारना है, तो पर साइप्रस जाना, क्रोएशिया जाना, ये देश से भागने का एक तरीका है। जी। जैसे इनके मित्र भागते हैं, भगोड़े जिनको कहते हैं, नीरव मोदी हो या अजित मोदी हो या मेहुल चोकसी हो या विजय माल्या को भी ये भगोड़ा मानते हैं। हालांकि विजय माल्या ने जो कहा है उसके बाद से इनकी जुबान नहीं खुली है। उन्होंने कहा है कि मैं तो कह के गया था और मैं सारा पैसा दे चुका हूँ। जी। उसका कोई खंडन नहीं आया है, मैंने नहीं देखा कम से कम, या किसी बैंक ने किया हो कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, हमको पैसा नहीं मिला। तो बहुत बड़ा संकट है राजीव जी, ये कोई गजा का संकट नहीं है। ये गजा से ज्यादा ये जो देश जिस तरफ जा रहा है, 140-146 करोड़ लोगों का जो देश है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो अब इजराइल पर इन्होंने जो हमले किए हैं, ईरान ने जो किए हैं, न्यूक्लियर ठिकानों पर किए हैं, इजराइल के बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं ईरान ने, तो ईरान तो चुप बैठेगा नहीं। और ईरान के कई मित्र देश हैं, चीन सबसे बड़ा है, रूस है। हम लोगों के सामने संकट है, क्योंकि हम तेल रूस से भी लेते रहे हैं, ईरान से भी लेते रहे हैं।
और प्रतिबंधों के बावजूद लेते रहे हैं। मतलब ईरान पर भी प्रतिबंध और रूस पर प्रतिबंध। बिल्कुल। हमारे संकट बहुत बढ़ने वाले हैं राजीव जी, और वो उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारा जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व हमको लगा कि ये एक के बाद एक संकट में जिस तरह से नेतृत्व ने समझौते किए हैं, लोगों को निराश किया है, लोगों को जानकारी से अवगत नहीं कराया है, और मौकों पर भागना। पहलगाम की घटना हुई तब ये सऊदी अरब में थे, और सऊदी अरब से आए तब पहलगाम नहीं गए, ये बिहार चले गए चुनाव प्रचार के लिए। अपने खुद के मोदी जी के गृह प्रदेश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, 268 लोगों का मरना, कोई राख हो जाना कोई छोटी घटना नहीं है। आपका मन कैसे कर रहा है जाने के लिए 5 दिन के लिए? आपका दिल कैसे मान रहा है? क्या आपके घर में अगर कोई हादसा हो जाए तब आप कहीं विदेश यात्रा पर निकलते हैं क्या? तो ये असंवेदनशीलता, ये सरकार जो है पूरी तरह से संवेदन शून्य हो गई है। बिल्कुल। और पूरी की पूरी पार्टी जो है चापलूसों की जमात बन गई है, ताली बजाने वालों लोगों की जमात बन गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गर साहब दोबारा आता हूं आपके पास, और ज़रा इस विमान हादसे के बाद जो कई सारे सवाल उपज रहे हैं उन पे भी हम और चर्चा करेंगे। ज़रा एक बार आना चाहता हूं जल्दी से डॉक्टर राकेश पाठक जी, विमान हादसे पे आप बात कर रहे थे, और सेकेंड राउंड में हम लोगों ने बात कही थी कि उस पर करेंगे और उसी पे चर्चा